बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अदालती इस्लाहात का बिल आज सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल के हक में 60 वोट पड़े जबकि मुखालिफत में 19 वोट पड़े और अब चेयरमैन सेनेट ने ये तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। आपके इल्म है कि कल कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट के इस बिल को कसरत राय से मंजूर किया गया था और इस प्रोसेस के बाद अब जो पार्लियामेंट से इसकी अप्रूवल होगी है, सदर साहब के दस्तखत के बाद ये एक्ट ऑफ लॉ बन जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इस बिल की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट की इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग होगी, यानी कि इदारा जाती तौर पर मजबूत होगी सुप्रीम कोर्ट। और अस खुद नोटिस यानी आर्टिकल 184(3) और बेंच बनाने के हवाले से जो प्रोसेस है उसमें मजीद शफाफियत और जामे अंदाज में ये आगे बढ़ेगा और इंसाफ मिलने में भी इस प्रोसेस से मदद मिलेगी। इसके साथ साथ एक और बड़ी आज की अहम खबर यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी होने के हवाले से जो दरख्वास्त पीटीआई की थी, आज वो बेंच टूट गया। उसकी वजह यह बनी कि बेंच में शामिल ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने अपने आप इस बेंच पे बैठने से माजरत कर ली। आपके इल्म है कि गुज़श्ता रोज 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था और फैसला यह दिया था जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की सरबराही में, जिस बेंच पे जस्टिस अमीनुद्दीन साहब भी शामिल थे, कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तहत जो मुकदमात सुने जा रहे हैं उन्हें मुलतवी कर दिया जाए। अब ये बेंच टूट गया है, लेकिन अदालत उस्मा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि कल दोबारा समाअत होगी और नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। जाहिर बात है वो नया बेंच चीफ जस्टिस साहब की जानिब से बनाया जाएगा। बाहर कैफ इस डेवलपमेंट में भी आज हम बात करेंगे कि क्या क्यों कर ये बेंच टूटा, इसके क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। फिर एक और बड़ा फैसला भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आज आया, जब उन्होंने जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस था उसे वापस लेने का हुक्म दिया। उन्होंने वजारत कानून से कहा कि ये वापस ले लिया जाए। काबीना ने जो है इस हवाले से पहले फैसला किया था प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में। इसका मतलब यह है कि अब फेडरल गवर्नमेंट इस रेफरेंस के हवाले से पैरवी नहीं करेगी। इस सियाको सबाक के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे। जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जहांगीर खान जदून साहब, एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद। आपका बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला, हमारे साथ नशिस्त कर रही हैं। हमीद साहिबा मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया मैम कि आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। और हमें दौरान प्रोग्राम इब्राहिम खान साहब ज्वाइन करेंगे जो साबिक मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और निसार खोड़ो साहब जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है पीपल्स पार्टी के, उनकी आरा भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज जहांगीर जदून साहब आपसे करूंगा। सर, ये जो लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट का जो दरखास्त सुन रहा था वो आज टूट गया है और जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया इससे, क्योंकि कल का जो फैसला है जस्टिस फैज ईसा साहब का। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप खबर यह है कि अदालत उस्मा एक नया बेंच तश्कील होगा और वो इस केस को सुनेगी, कि इस हवाले से अपनी राय का इजहार कीजिएगा। कितनी गैर मामूली डेवलपमेंट है और ये जो 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि अब बेंच नए सिरे से बनेगा? जहांगीर जदून साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवार साहब। अब देखें, ये थोड़ा सा आपको इसके हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा कि बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पिछले कोई 3, 4, 5 सालों से बड़ा कंट्रोवर्शियल हो रही है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि चीफ जस्टिस साहब जो बेंच बनाते हैं सर, तो कुछ मखसूस 1-2 जो जज साहिबान हैं वो हमेशा जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है या पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो क्वेश्चन डिटरमिन करती है सुप्रीम कोर्ट, जिनमें स्पेसिफिकली गवर्नमेंट या पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो उनमें 1-2 मज़हब जज साहबान ऐसे हैं जो हमेशा बेंच का हिस्सा होते हैं। तो इस पे जो दो सीनियर प्यूनी जज हैं, काजी फाइसा साहब और सरदार तारक साहब, तो वो और बाकी जो जज हैं उनका थोड़ा सा कंसर्न था कि जब से बेंच बनते हैं उसमें होना तो सीनियर प्यूनी जज को होना चाहिए। तो ये खटमिट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलती रही। तो पिछले 2 हफ्ते में एक दफा ऐसा हुआ कि काजी फाइसा साहब जब कोर्ट के अंदर आए तो उन्होंने कहा जी मेरे साथ जो जज साहब थे वो किधर गए हैं, तो उन्होंने कहा जी वो नया बेंच, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है रात को नया बेंच किस तरह बन गया। अच्छा। उन्होंने फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाया, उन्होंने कहा जी ये बेंच आप किस तरह बनाते हैं। खैर वो मामला चलता रहा। फिर अभी ये एक सुमोटो केस था, सुमोटो नंबर 4 2022 का। तो कल इसमें जो 2-1 की जजमेंट आई है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड ऑर्डर ऑफ जजमेंट ऑफ द कोर्ट, तो उसमें उन्होंने कहा जी 184 के 3 के तहत जितने भी केसेस हैं वो उनकी जो प्रोसीडिंग है वो स्टॉप कर दिया है।
और वो जो केस था उसकी प्रोसीडिंग स्टॉप कर दी है। जी और इसमें एक जो जज साहब थे अमीरुद्दीन खान, वो उस जजमेंट के मतलब सिग्नेटरी थे। जी तो जाहिर है आज जब सुबह वो बेंच कंस्टिट्यूट हुआ है तो वो तो उस बेंच की प्रोसीडिंग नहीं चला सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद ही उस बेंच की प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दिया था दूसरे बेंच में। तो लिहाजा फिर उन्होंने कहा जी मैं तो अब इसमें कंटिन्यू कर नहीं सकता। तो फिर कोर्ट जो है वो ज़ाहिर है बेंच उठ के एडजर्न हो गई। फिर हम लोग सारे वकील बैठे रहे 1 घंटा 2 घंटे, तो उन्होंने कहा जी बताते हैं। फिर आखिरकार ये बाद में पता चला शाम को जी कि वो अब कल बताएंगे, कल बेंच आएगा तो पता चलेगा कौन सा बेंच है। जहांगीर जी तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसलिए जी बात जो मुकम्मल अभी कीजिएगा जी। गवर्नमेंट ने जो एक्ट लेके गए हैं सेनेट से, अभी इंशाल्लाह प्रेसिडेंट साइन कर देंगे। अगर ना भी किया तो कुछ दिनों के बाद वो एक्ट बन जाएगा। तो इसमें जो उनकी डिस्क्रिप्शन है वो इंशाल्लाह स्ट्रक्चर होगी। और जो एक मोनोपोली नजर आती है ना, मोनोपोली ने एक वन मैन पावर, वन मैन जी शो, और जो स्ट्रक्चर जो है ना, डिस्क्रिप्शन जो है वो स्ट्रक्चर हो जाएगी। जहांगीर साहब मुझे ये बताएगा कि ये जो केस है ये सर ये सो मोटो है जो सुना जा रहा था या ये पीटीआई की पिटीशन पे सुना जा रहा था? मैं जरा इस पे भी जानना चाह नहीं, रहा ये हूं। अभी जो केस अभी सुन रहे थे ये 184(3) की पिटीशन है। लेकिन अच्छा देखिए 184(3) की भी पिटीशन जो होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। ओके उसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऐसे केस आते हैं कि जो दूसरी कोर्ट के जो है ना, इसमें इसमें ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है कि 184(3) के जुरिसडिक्शन आप किन किन केसों में एक्सरसाइज करें। ठीक अगर है वो हाई कोर्ट, अभी ये इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है ये हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता था 199 में, लेकिन उन्होंने नहीं किया और ये डायरेक्ट आ गए, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिए। ठीक तो है इस तरह बाज केसें ऑर्डिनरी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ये केस टेकअप नहीं करती। ओके सर ये एक और बड़े नुकता मैं आपसे जानना खास चाहूंगा। केस है कि एक और आपने हम एक और नुकता जानना चाहूंगा, फिर मैं अपने जो ऑनरेबल पॉलिटिशियन की तरफ बढ़ूंगा। 3 रुकनी बेंच का जो फैसला है जस्टिस काजी फैजीसा साहब का, ये एक डिबेट चल रही है, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, आप माशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं, इस वक्त एडवोकेट जनरल भी हैं इस्लामाबाद के। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या ये 4 रुकनी बेंच या 5 रुकनी बेंच के लिए बाइंडिंग होता है? ये डिबेट भी मैंने देखी है, स्पेशली वकला के दरमियान नहीं, चल ये रही है। देखें, ये इसमें अभी बहुत कॉम्प्लेक्स इशू रिजॉल्व हो गया है। अब देखें ना, उसी कोर्ट का, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आज जी दो कि वो 3 मेंबर बेंच है और ये 5 मेंबर बेंच। अब ये एक कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आ गई है। ओके अब वो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट के लिए प्रॉपर्टी ये डिमांड करती है कि इसमें या तो फुल कोर्ट बैठे या कोई इतना बड़ा बेंच बैठे कि जो 9 मेंबरान पे मुश्तमिल हो या 11 पे हो, तो वो इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करे। ओके जरा मेरे साथ ही रहेगा। मैं इब्राहिम खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर तारुफ में कराया था, उनको फॉर्मल वेलकम। इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का। मैं आपके पास आता हूँ। माइजा साहबा, कौमी असम्बली से कल आप लोगों ने पास किया, आज सेनेट से 2/3 अक्सरियत से बिल पास हो गया है। अब सदर मुमलिकत साहब के पास है और वो जब दस्तखत करेंगे तो कानून बन जाएगा। इसमें आप लोगों ने तरमीम भी की और कहा है कि जिनको माजी में 184(3) के तहत सजा हुई थी उनको राइट ऑफ अपील 1 टाइम मिलेगा। यानी नवाज शरीफ साहब को भी इसी 184(3) के तहत केस में नाअहल करार दिया गया था, तो उनको एक मौका मिल जाएगा कि राइट ऑफ अपील है 30 दिन के अंदर कर सकेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इस हवाले से, पीटीआई की राय ये थी, आज मैं सेनेट की डिबेट सुन रहा था, बैरिस्टर अली जफर साहब वो कह रहे थे अगर इस तरह दे दिया गया तो फिर इससे तो ये तो क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन है और फिर तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत बोझ पड़ जाएगा। फिर तो ज़ाहिर बात है नवाज शरीफ साहब के अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी है, फिर आपके इल्म में है जहांगीर तरीन साहब हैं, नेस्ला टावर की बात की थी मोहसिन दावड़ साहब से। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आप इस हवाले से क्या कहेंगी? उनका कहना था कि, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कानून बन भी गया तो वो कह रहे हैं अगर कोई पिटीशन लेकर गया तो 15-20 दिन में इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा इस कानून को। जी माइजा साहिबा। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक अदलिया होती है और एक मुकन्ना होता है, और कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो मुकन्ना के भी होते जी। हैं, और उन राइट्स में से अगर आज लॉ मेकिंग है तो वो मुकन्ना के पास है, और अगर नीड ऑफ द डे मुकन्ना फील करे कि अभी ज़रूरत है कुछ कानून बनाने की जिनसे जो है बहुत से लोगों को या अवाम को एट लार्ज रिलीफ मिलता है, तो उसको इसमें कोई जो है कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे या सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस जब फैसला करते हैं उन पे कोई दो राय नहीं होती, वो एक फाइनल जजमेंट कहलाई जाती है। तो इसी तरह मुकन्ना का भी जो राइट है कि वो ऐसे लॉज बनाए जो नीड ऑफ द डे हों, जो है एक बेसिक राइट जो है वो, चाहे वो किसी लेजिस्लेटर का है, चाहे वो किसी वजीर आज़म का है, चाहे वो किसी आम आदमी का है, वो उसको मिलना चाहिए। अब आ गई बात वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब की, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की।
ऐसे कई मुतअद्दिद बार प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं जिनको जो है जी। आई फील कि अनजस्टली जो है वो उनके अरसा कंप्लीट होने मुद्दत 5 साल की मुद्दत कंप्लीट होने से पहले उनको रिमूव कर दिया गया। जी। और उसके बाद वो केसेस जो है मैं समझती हूँ कि बाद में जिस तरह पनामा से केस का सिलसिला शुरू हुआ और उसमें जो है अकामा पे बात आई। हम मुझे जो एक मीडिया ट्रायल भी होती है और बहुत सी ट्रायल जो है एक पार्लियामेंटेरियन को फेस करनी पड़ती हैं। तो वो फिर बाद में क्या हुआ कि वो एक एंड जो है वो एक इकामा पे हुआ जी। और वो ऐसे इकामा पे हुआ जो जिस पे जो है वो तनख्वाह जो ना लेने पे मैं एम्फसिस इस पे करूंगी कि ना लेने पे एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक। तो अगर ये फील करती है मुकन्ना कि एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को या मुंतखब एमएनए को या जो अवामी मैंडेट लेके आते हैं उनको अनजस्टली रिमूव किया जा रहा है उनकी मुद्दत से पहले, तो उनको जो है राइट ऑफ अपील देना चाहिए। और पहले भी ये जो है हमें ये पहले भी लॉ बना लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो ये लॉ होना चाहिए। और ये जो है ये जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स जो मुतअद्दिद बार अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सके उनको राइट ऑफ अपील देना चाहिए। आपका नुक्ता आ गया बाद था। में पता चलता है कि जी जी। जब एक चीफ जस्टिस जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं तो बाद में बहुत सी ऐसी चीजें सामने आती हैं जिससे पता चलता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं उनके साथ जो है वो अनजस्ट किस्म की एक ट्रायल हुई जिसकी वजह से जो है उनको रिमूव किया गया। ओके, मैं इब्राहिम साहब आपसे जरा जानना चाहूंगा, इमरान खान साहब ने, चेयरमैन पीटीआई फाउंडर साहब ने कहा कि चाहे 5 रुकनी बेंच बनता है या फुल कोर्ट बनता है उन्हें इस पर कोई इतराज नहीं है। उन्होंने कहा उन्होंने तो ये जानना है कि क्या 90 दिन के अंदर जो है आइन में लिखा है वो इंतखाबात होने हैं या नहीं होने। तो एक तरह से पीटीआई की जो चेयरमैन है उनकी तरफ से तो आया कि फुल कोर्ट अगर बनते हैं तो वो मोतरज़ नहीं है। हमने देखा कि कल कौमी असम्बली ने, जिसके आप मेंबर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ऐवान मुतालबा करता है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तो आप भी समझते हैं कि अगर फुल कोर्ट बन जाए तो जो फैसला भी होगा किसी को एतराज़ ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो एपेक्स कोर्ट है, पाकिस्तान में सबसे बड़ी अदालत है, उसके ऊपर तो अल्लाह ताला की अदालत है। इब्राहिम साहब क्या कहेंगे? और ये जो क्लॉज मिली है कि जी जो पास में सजाएं हुई हैं उनको राइट ऑफ अपील मिला है, आप समझते हैं फेयर ट्रायल के लिए उनको एक अपील मिलनी चाहिए, उस पर कोई कबात नहीं है? इब्राहिम खान साहब जी, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने फरमाया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। उसमें पहले मुझे ये आप डिटरमिन करें कि ये बोर्ड को जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, ट्रिब्यूनल को जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो अथॉरिटी कौन है? वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। जी जी जी। तो बेसिकली ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिशन है कि वो जिसको चाहे मर्जी 3 रुकनी बनाए, 5 रुकनी बनाए या 9 रुकनी या 11 रुकनी बना दें। ये एक चीज क्लियर होनी चाहिए। इस पे डिक्टेशन नहीं मिलनी चाहिए, जिस तरह इन्होंने एम्बिगुइटी पैदा करने की कोशिश की लास्ट उसमें भी कि ये 3 to 1 वो नहीं था, 4-3 है, ये 3-2 नहीं है। जी जी जी। जब एक बोर्ड अपना ट्रिब्यूनल उसका कॉन्स्टिट्यूट हो गया तो मुझे आप बताएं उसके बाद वो बाकी जो बीच में से 2 जज हटाए गए थे उनको कैसे आप इंक्लूड कर सकते हैं उसमें? ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई मकसद है, कोई आइंस्टाइन वाला रूल नहीं। लेकिन सर ये तो कतकलामी माजरत की आवाज तो सर सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल जजेस की तरफ से आई ना, जमाल मंदुखेल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की। उन्होंने कहा कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का फैसला था, हमारा फैसला इख्तलाफी उसी सिलसिले की कड़ी है। इब्राहिम साहब मैं अर्ज कर रहा हूं ना वो, लेकिन उस वक्त बोर्ड के मेंबर तो वो 2 थे ना जी। जी जी जी। जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स होते हैं, अगर उसमें से 3-2 हो जाए या 5-2 हो जाए, जो मेजॉरिटी होता है वो डिसीजन कंसिडर होता है। ठीक। तो इसमें कोई एम्बिगुइटी बाकी नहीं रहनी चाहिए। ओके। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, अभी हमारे हाई कोर्ट के जो हैं अटॉर्नी जनरल साहब फरमा रहे थे 184 की सेक्शन 3 के तहत जी जी कि जी वो कुछ राइट्स जो हैं वो अपना इनके हैं, पार्लियामान के भी हैं। अगर पार्लियामान के राइट्स हैं तो फिर वो जो
रूलिंग पास की थी कासिम सूरी साहब ने, ठीक। तो उस रूलिंग को भी तो ओवर रूल करके जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो लेके वो हुकूमत डिसॉल्व की थी ना जी। तो अब अगर ऐसा है तो फिर तो ओरिजिनल वापस उसी पे भी, अगर ये क्वेश्चनेबल है तो फिर वो भी क्वेश्चनेबल होना चाहिए कि उस पे भी वो सुओ मोटो नहीं होना चाहिए था, और ये तो इनकी एग्जिस्टेंस भी इन क्वेश्चन आ जाएगी। अब लेकिन ये पिक एंड चूज ना करें कि जो इनकी मर्जी के फैसले आ जाएं वो जी बिस्मिल्लाह, और जो इनकी मर्जी के खिलाफ आ जाएं तो उसमें इनको काफी जो है वो तकलीफ उठानी पड़ती है। लेकिन देखें, बड़ी एक आदमी जो कि ये समझता है कि रूल ऑफ लॉ जी और जो पब्लिक है वो बेसिकली इस मुल्क के असल वारिस है, ठीक, उनको ये अख्तियारात हैं कि वो किसको वोट देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते। सही। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 90 दिन से बाहर आप नहीं कर सकते, 90 दिन के अंदर ही आपको इलेक्शंस करवानी है। अब बात सिर्फ यही है कि 90 दिन के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए ये काम करते हैं या उससे हट के करते हैं, वो डिटरमिन करेगी इस चीज ठीक। को है वो कोर्ट। डिटरमिन करना है उन्होंने। और बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारी तरफ से 3 रुकनी बेंच हो, 5 हो, 9 हो, 11 हो, हमें इस पे कोई इतराज नहीं है। अच्छा, मैं जहांगीर जदूद साहब ये जो नुक्ता उठाया है इब्राहिम खान साहब ने, सर इस हवाले से क्या कहेंगे? पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है, फवाद चौधरी कहा कि जो साबिक डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब, उनकी रूलिंग आई तो सो मोटो नोटिस हुआ था और उस पर तमाम वो मामला फिर आया और उस रूलिंग को भी अंडू किया गया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक को दोबारा से रिवाइव कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से, और फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस अप्रूव हुआ और इब्राहिम खान साहब की जो जमात है उनके खिलाफ कामयाबी मिली। मायजा मीत साहबा की जमात को हुकूमत आई तो उन्होंने कहा पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पर जरूर जवाब दीजिएगा। नहीं, अब ये इनकी बात से देखो ना, ये तो अब माजी में जितने भी डिसीजन हुए हैं सू मोटो के, वो तो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। लेकिन अब देखें ना, अब इसीलिए तो कहा है कि आइंदा जो भी इसका सू मोटो का एक्शन हो तो वो 3 मेंबर जो है जज हैं, एक कमेटी बने, एक बेंच बने, वो डिसाइड करें। देखिए बेसिकली कंस्टिट्यूशन ऑफ द बेंच जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। जब बेंच बन जाता है तो वो जुडिशियल में कन्वर्ट होकर फिर उसका डिसीजन एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जजमेंट ऑफ द कोर्ट बनता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है बेंच कॉन्स्टिट्यूशन की, वो अब इसमें ये नहीं है कि सू मोटो तो रहेगा, वो तो इसका पार्ट रहेगा। सू मोटो खत्म नहीं कर रहे, 184(3) की जुरिसडिक्शन खत्म नहीं कर रहे, लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर जो है, प्रोसीजर जो है वो इस तरह कर रहे हैं कि वो मोर ट्रांसपेरेंट हो, किसी एक या 2 जज पर्टिकुलरली एक बेंच पे ना बैठे। ये मतलब है। ओके, ये मतलब नहीं है कि ये ठीक है, वो आपने कहा वो ये मतलब है कि कोई जो है वो पर्टिकुलर की बात करते। कुछ इब्राहिम साहब कुछ और सवाल आपसे करना चाह रहे। जी इब्राहिम साहब, जहांगीर जदूद साहब की मौजूदगी का फायदा उठा के आप क्या क्वेश्चन कर रहे थे सर? मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है जी कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब डिस्क्वालीफाई किया गया उसमें अकामा भी था और उसके साथ असिस्ट बियॉन्ड मींस भी उसमें, अगर आप डिटेल से पढ़ें पूरे उसके फैसले को, ठीक, तो उसमें वो भी शामिल है। अब सिर्फ उसको अकामा करके जो है सिर्फ एक वन साइडेड वो स्टोरी बनाई गई, चले जो भी किया गया। अब उसमें देखने वाली जो बात है वो ये है कि जब उनको अख्तियार था कि वो उस फैसले के अगेंस्ट जुडिशल कमीशन में जा सकते थे और वो नहीं गए और वो टाइम बार्ड हो गए, अब दोबारा उनको उसकी इजाजत देना ये किस कानून और किस कायदे के तहत जो है वो एप्लीकेबल है? ये भी पूछ रहे थे जुडिशियल कमीशन जा सकते थे या जहांगीर जदूद साहब रिव्यू में जा सकते थे? इसकी वजह जो इब्राहिम साहब ने कहा है जुडिशियल कमीशन नहीं जा सकते थे, रिव्यू में जा सकते थे। वो रिव्यू उन्होंने रिव्यू किया था, रिव्यू उन्होंने डिस्मिस किया। वो उनका एसेट बियॉन्ड मीन का केस नहीं था, वो तो उन्होंने नैब में रेफरेंस फाइल किया था और सुप्रीम कोर्ट ये कर ही नहीं सकती थी, उसने डायरेक्शन दी कि इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल की जाए, क्योंकि नैब का एक अपना प्रोसीजर है रेफरेंस फाइल करने का। ठीक है, वो बहुत लंबी डिबेट है, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, लेकिन उसमें 184(3) की जो सेक्शन है उन्होंने जुडिशियल कमीशन नहीं था। वो देखे ना, एक चीज अगर लॉ बनता है तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अगर पार्लियामेंट बनाती है तो बना सकती है। इसमें एक नवाज शरीफ को फायदा नहीं होगा कि जो बंदे भी 184(3) के, देखे ना, एक बंदे को आप मर्डर करता है उसको 20 साल सजा है, और एक बंदा जो है वो अपने बेटे से तनख्वाह न ले वो सारी लाइफ डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये कहाँ का ये मतलब है? उसके फंडामेंटल राइट। और आप सही कह रहे हैं कि ये तमाम के लिए एप्लीकेबल होगा, तमाम पे। ठीक है, जदू साहब ये बताएगा कि आज अली जफर साहब कह रहे थे, बैरिस्टर अली जफर साहब जो पीटीआई के सेनेटर हैं और वकील भी हैं, जो दरखास्त हुई हुई है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की जानिब से, अब तो बेंच नया तश्कील दिया जाएगा, कि जिस तरह ये पास किया गया है तो वो कहते हैं कि ये कोई दरखास्त देगा तो 15-20 दिन में ये नया कानून उनके मुताबिक स्ट्राइक डाउन भी हो सकता है। नहीं, देखें, इतनी परसेप्शन के साथ, इतनी कमिटमेंट के साथ की बात जो है वो किस बेस पे कर रहे हैं? आया उनको यकीन है, किसी ने दिलाया है कि ये अपना
नल एंड वाइड करा देगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट हो। अगर देखें ना, एक अपना एक इदारा है, उसके अंदर एक फूट पड़ रही है, उसके अंदर एक डिवीजन आ रही है, तो अपनी रेट्रोस्पेक्शन के लिए, ये तो ट्रांसपेरेंसी के लिए और फेयर ट्रायल हर बंदे का राइट है। ठीक है। वो चाहता है कि मुझे ऐसा मतलब है सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद हो। बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो बेस करती है, फाउंडेशन है कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल एंड ट्रस्ट ऑफ द पीपल। वो ट्रस्ट के ऊपर जो है बिल्डिंग सारी बनी हुई है, फाउंडेशन जो है उस सुप्रीम कोर्ट की वो ट्रस्ट के ऊपर है। अगर लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा, कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों को जजमेंट के ऊपर नहीं होगी, तो वो किस तरह पब्लिक जो है उसको किस तरह एंडोल करेगी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम छोटा सा वक्फा लेंगे, लेकिन जहांगीर जदू साहब का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो मायजा हमीद गुजर साहिबा और इब्राहिम खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम जरा सियासी नोयत के भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते, हमारे साथ रहिए। सहर का वक्त है और हर तरफ नूर छाया है। खुदाए पाक तेरा शुक्र, फिर रमजान आया है। रमजान अल मुबारक, नेकियों का रूह परवर महीना, बंदगी का सफीना। पाकिस्तान टेलीविजन एक बार फिर लाया है रमजान अल मुबारक की खसूसी सहरी नशरियात। बातें होंगी दीन मुबीन की, इसकी अजमतों फजीलत की। जिक्र होगा शहर रमजान के फजाइल का, कुरान मजीद फुरकान हमीद की अजमतों का। मुनव्वर करेंगे दिलों को हमदिया और नातिया कलाम। सूफियाना कलाम से मिलेगी कल्बी राहत। जानेंगे इल्म की बातें हर्फ व हिकमत के सेगमेंट में। मोहब्बत, ईसार, हमदर्दी, सब्र तहम्मुल, सहरी नशरियात का हर एक उन्वान होगा सबक आमोज। कौन कौन होंगे हमारे सहरी के मेहमान? किचन में होंगी सेहत की बातें हमारे न्यूट्रिशनिस्ट के साथ। देखना मत भूलिएगा रमजान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पर हमारे साथ। वेलकम बैक। मायजा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि ये एक वक्त होता है, टाइम बार्ड होता है, वो बात तो टाइम बार्ड हो गई। बार के भी आप लोगों ने लेजिस्लेशन की है। आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने ग्रेटर डायलॉग की भी बात की है। मैं जानना चाहूंगा आपकी राय। ज़ाहिर बात है पीटीआई का अपना एक मौकफ है, आप लोगों का अपना मौकफ है, मामलात को आगे बढ़ाना है। तो वजीर दाखिला साहब का कहना था कि ग्रेटर डायलॉग हो, उस पर तमाम अपोजिशन की जमातें हों, तमाम हुकूमत में की हलीफ जमातें हों, स्टैब्लिशमेंट हो, मिलिट्री, जुडिशरी हो, और कंसेंसस पैदा किया जाए कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है। तो आप समझती हैं, आप भी ये समझती हैं, आप उनकी आवाज़ में हम आवाज़ हैं कि मामलात को आगे बढ़ाने के लिए मुकालमा हो, डायलॉग हो, ताकि मामलात आगे बढ़ सके? देखिए, पहले तो जो बात की गई मेरे कॉलीग ने पीटीआई के, जी जी, देखिए बार बार जो बात की जाती है इकामा की और कभी पनामा की बात की जाती है, फाइनल जजमेंट में डिस्क्वालिफिकेशन कोट अनकोट इसी चीज़ पे हुई थी कि उन्होंने इकामा पे तनख्वाह ना लेने से उनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ था। ठीक। तो इस चीज़ को आगे लेके जाना वुड बी अनरीजनेबल। ये एक ट्रायल होती है जिससे आप अनड्यू ट्रायल कह देते हैं, मीडिया ट्रायल हो गई, या हम लोग इल्ज़ामात की सियासत लगा करें। अभी जो लेजिस्लेशन हुई है उसका पर्टिकुलर पर्पस क्या था? उसका पर्टिकुलर पर्पस ये था कि आप जब किसी पार्लियामेंटेरियन के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो एक इदारा ऐसा होता है जिसमें आप कह दें कि जी सिर्फ पूरी असेंबली का फैसला स्पीकर साहब करेंगे, ये तो नहीं हो सकता। एक पूरा इदारा बहुत सी चीज़ों, बहुत से लोगों पे से बिलोंग करता है। जी जी। आप उन लोगों का कंसेंसस लेके, उनके साथ बैठ के, उनसे डिसीजन लेके फिर जो है फाइनल डिसीजन शायद स्पीकर अनाउंस कर दे। दैट डज नॉट मीन दैट स्पीकर की ये जुरिस्डिक्शन है कि वो होली सोली एक डिसीजन ले ले और उसको वो इम्प्लीमेंट कर दे। अब अगर
चीफ जस्टिस साहब एक बेंच बनाते हैं, उसमें चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो सिर्फ एक फैसला जो है सुनाते हैं या वो फैसला लेते हैं, वो एक 4-5 जजेस की डिसीजन के साथ फैसला दिया जाता है। तो ये नहीं हो सकता कि एक वन मैन रूल हो और एक बंदा जो है वो फैसला करे और उसको जो है उसके ऊपर जो है उसकी इम्प्लीकेशन सारी बहुत से लोगों की जिंदगियों पे हो। तो ये चीज़ जो है, और दूसरा ये है कि कुछ ऑनरेबल चीफ जस्टिस मुतनाज़ा भी हो गए हैं। तो जब वो मुतनाज़ा हो जाएं तो मैं समझती हूँ कि कोई भी इंसान मुतनाज़ा हो जाए और इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन पे में बैठा हो तो उसको चाहिए कि उस बेंच से वो साइड पे हो जाए। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लेजिस्लेशन जो है वो करती है माँ कि ये एक कंसेंसस है, मामले हल होने चाहिए। वन मैन रूल किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ठीक और मैं फिर ये कहूँगी कि ये पहले हो जाना चाहिए था, ये हमने लेट किया है। दूसरी जो आपने बात की कि अभी आइन और कानून की बात की जाती है कि जी जब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की मर्जी के फैसले हो जाएं तो सारे आइन और कानून ठीक होते हैं, और जब उनकी मर्जी के नहीं फैसले होते तो आइन और कानून की वो शिकन बन जाता है कोई। तो बात ये है कि आपके बहुत सारे केसेस हैं, आप का तोशा खाना केस है, आपका टायरन वाइट वाला केस है, आपके बहुत केस हैं जिनके ऊपर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगर आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे तो शायद ऐसा लग रहा है पॉलिटिकल फर्टर्निटी को कि एक फेवर दी जा रही है इमरान खान साहब को। अच्छा। वो नवाज शरीफ साहब को नहीं दी गई, वो नवाज शरीफ साहब को जेल भेजा गया, नवाज शरीफ साहब को कोर्ट की हेयरिंग्स पे बुलाया जाता था। तो यहाँ पे वो वाली ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ पे उनको कॉन्टिन्यूसली जो है बेल दी जा रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि वो इस्तिस्ना भी दी जा रही है हेयरिंग से। तो मैं ये समझती हूँ कि इससे एज अ पॉलिटिकल वर्कर एंड अ पार्लियामेंटेरियन मुझे साफ नज़र आता है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ ये बिहेवियर है कोर्ट्स का, दूसरे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ दूसरा बिहेवियर है। तो साफ जो नज़र आता है कि तराजू के जो पल रहे हैं वो एक तरफ झुके हुए हैं। ठीक। और तीसरी बात आपने मुझसे की कि राना साहब ने जो आज बात की कि जो है बातचीत करनी चाहिए और डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए लार्जर डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। पर अर्ज ये है कि डायलॉग तो उस बंदे के साथ करते हैं ना जो जिद्दी ना हो, अक्खड़ ना हो, जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना कर दे, कोई इस तरह की जो हटदर्मी ना करे, जो लोगों को के ऊपर जो है वो जुमले ना कसे, इस तरह की जिस किस्म की इन्होंने फैब्रिकेशन कर दी है सोसाइटी में, इसमें वैसे मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है कि इमरान खान साहब किसी के साथ बैठना चाहें या बैठ सकें। ना वो हुकूमत में बैठ सके थे और ना वो मुझे लगता है कि अब आपको नहीं लगता, आपको इसकी जो अमलियत पसंदी पे जो है ना वो आपको है कि नहीं, अगर वो कर सकें तो फिर एक फाशिस्ट किस्म का जो इंसान है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जमहूरियत में जमहूरी लीडर के साथ बैठे। चलिए, आपकी राय है। मैं इब्राहिम खान साहब सर आपसे जानना चाहूंगा, इज्तिमाई दानिश की बात की और ये बात हुई कि चूंकि आप लोग भी हुकूमत में रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था कि साहब जो फैसला है वो जो कैबिनेट है उसके साथ मिलकर करें, तो ये बात आ रही है चीफ जस्टिस साहब के हवाले से भी बारकैफ अब ये कानून साजी जब होगी तो एक्ट ऑफ लॉ बन जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा आप इस हवाले से सर क्या कहेंगे कि मामलात को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, और ये जो तासुर है, ये जो मायजा हमीद साहिबा ने कहा, ये मुस्लिम लीग नवाज में ये बात पाई जाती है कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ जो ट्रीटमेंट थी एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो उस तरह की नहीं है जो इमरान खान साहब एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं। इनको प्रिविलेजेस हासिल हैं, इनके मुताबिक बेल्स हो रही हैं या उनको इस्तिस्ना मिल रहा है। तो इस पर जो आपका काउंटर जवाब है वो ज़रूर दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे भी सवाल रखूंगा कि क्या मुकालमे से बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है? सियासी इख्तलाफ है, आपकी अपनी राय है, उनकी अपनी राय है, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाता है। सियासत में कुछ लोग कुछ दो के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाता है। पॉलिटिक्स तो कहा ही जाता है कि इट्स आर्ट ऑफ पॉसिबल्स, इम्पॉसिबल चीज तो नहीं होती। दोनों नुकात पे जवाब दीजिएगा इब्राहिम साहब। डेफिनेटली मैं पहले तो आपका यही पॉइंट टेकअप करूंगा कि जिसमें आप कह रहे हैं कि डायलॉग तो खान साहब कब से कह रहे हैं कि बिल्कुल बैठे हैं, आप आए, मैं डायलॉग करने के लिए तैयार हूं। डायलॉग से तो उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन जिस किस्म की लेजिस्लेशन इस वक्त हो रही है कि वो ऐसी असेंबली है जिसमें कि अपोजिशन का नाम ही नहीं है।
मकसद है कि जिसको पुलिस अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है वो कह रहा है कि मैं अपना नेक्स्ट जो इलेक्शन है वो नून लीग के टिकट पे कंटेस्ट करूंगा। वो कहते हैं अभी फैसला नहीं किया तो- मैंने, वैसे राजा रियाज साहब को मैंने अच्छा, कहते हुए सुना है। वो अब वो बाद में लोगों ने बताया ना कि यार तुमने ये क्या कह दिया है वक्त से पहले, हमारा सारा जो है आपने हंडिया जो है वो चौराहे में फोड़ दी है। तो वो अब उन्होंने अपना थोड़ा सा बयान लिख देंगे, जो हकायक है वो नहीं छुप सकते। ठीक। तो जितनी भी ये लेजिस्लेशन हो रही है इसमें कम से कम अपोजिशन चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो उसका होना जरूरी था, लेकिन जो है ये अपना वन वे जो भी किए जा रहे हैं चलें करते रहें। हम फिर भी डायलॉग के लिए जो है हमने कहा कि हम बैठे हैं, हम फस्तायत जिसको कहते हैं ना, जिसको ये फैशिज्म कहती हैं जी। फैशिज्म वो है कि साबका प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मकसद है कि 43 FIR और वो भी दहशत गर्दी की, कि उसने वो कोई दहशत गर्द है, कोई पता नहीं उसके कोई जैकेट्स बरामद हुई हैं या उसके पास कोई बम ब्लास्ट का कोई सामान था या पता नहीं क्या क्या किस किस्म के उसके उनके ऊपर इल्जाम। जब आप भोंदे किस्म के इल्जाम लगाएंगे तो फिर कोर्ट्स ने रिलीफ देना ही है। ठीक। तो और फिर उनकी लाइफ पे ऑलरेडी अटेम्प्ट हो चुकी है, और जो अटेम्प्ट करने वाला था उसको ये फैसिलिटी है कि वो जेल से बैठ के अपनी जो है कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी जो भी बयान देना चाहे। जी, जी। जबकि एक्स प्राइम मिनिस्टर जिस पे अटेम्प्ट हुई थी उसको ये इजाजत नहीं थी। तो ये कहाँ का कानून है कि आप फंडामेंटल राइट्स को ही सामने रख के देख लें, तो छोड़ दें एक्स प्राइम मिनिस्टर की बात को। तो आप जब देते हैं इक्वल राइट्स देते हैं कि आप एक अग्रेसर को जिसने के वो किया उसको तो आप वो दे रहे हैं फैसिलिटी और प्राइम मिनिस्टर को नहीं है। ठीक। तो मैं समझता हूं कि इनको असल में आदत पड़ी हुई है जस्टिस कयूम टाइप फैसलों की, जहां पे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो फरमाया करते थे कि एनू मियां बड़े मियां साहब कह रहे हैं इन्नी सजा दे दो तो एनू इन्नी सजा दे दो। तो इनको ये आदत पड़ी हुई है, अब इनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी बात आ जाए सुप्रीम कोर्ट से तो इनको वो डाइजेस्ट करना जो है इनके लिए वो काफी स्टमक अपसेट हो जाता है। अच्छा। तो एनीवेज लेकिन आप कहते हैं बातचीत जो है दैट इज द वे फॉरवर्ड। आपका नुक्ता यह है कि डेफिनेटली लेकिन सर उस पे इब्राहिम साहब उस पे इशू ये है कि इमरान खान साहब ने बेतहाशा दफा कहा है, फिर मैं निसार खोड़ो साहब ऑनरेबल सेनेटर भी हमारे साथ मौजूद, उनके पास जाऊंगा, कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो बातचीत करना चाहते हैं सियासतदानों से नहीं बल्कि ताकतवर हलकों से। उन्होंने ये एक से ज्यादा मर्तबा कहा है इब्राहिम साहब, यू विल बेयर मी आउट। और पीडीएम को जिन अलकाबात से नवाजते हैं तो उसके बाद आप समझते नहीं कि बातचीत का भी एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट होता है। यू हैव व्हेन यू टॉक तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है। अगर जब कहा जाएगा अभी जो राणा साहब का बयान है, अल्लाह करे वो जो कुछ कह रहे हैं उसमें कुछ सच हो, क्योंकि उसमें पहले तो उन्होंने कहा था ना जी अब कोई जमहूरियत शमूरियत नहीं है, या ये रहेंगे या हम रहेंगे जी, वो फिर उनका मेरा सियासी बयान था। थ्रेट, अच्छा वो सियासी बयान था। चले अब ये भी पता नहीं सियासी बयान दे दिया है कि उन्होंने कहा जी उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। जब तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे तो वो तमाम के मसाइल उसमें एड्रेस हो जाते हैं ना जी। ठीक है, आप समझते हैं ग्रेटर डायलॉग जो है उस पर तमाम के मसाले एड्रेस हो सकते हैं। मैं आपकी इजाजत से निसार खोड़ो साहब को जाऊंगा, फिर माइजा साहब आप जरूर जवाब दीजिएगा जो इन्होंने जस्टिस कयूम मरहूम साहब की बात की थी। माइजा साहब आप जरूर जवाब दीजिएगा। खोड़ो साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर बहुत नवाजिश, शुक्रिया आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। सर आज आप पाकिस्तान के माशाल्लाह रुकन, उन्होंने सर 2/3 अक्सरियत से इसको मंजूर किया है बिल को। खोड़ो साहब आपकी क्या राय? आप तो माशाल्लाह स्पीकर से असेंबली भी रहे हैं, बड़े सीजन पार्लियामेंटेरियन है, आप समझते हैं कि ये सही टाइमिंग्स थी इसकी कि इस वक्त ये आप लोगों ने कानूनी बिल लेकर आए हैं आर्टिकल 184(3) को, और जो चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात हैं उनको रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट ने अपनी एक आवाज जो है वो पहुंचाई है कानूनी बिल की सूरत में। आपके ख्याल में टाइमिंग्स इसके मुनासिब हैं? खोड़ो साहब बात सुने सर। यहाँ पर लतम है कि हम इमरान खान से पूछे कि टाइमिंग क्या अच्छी होती है। हम इमरान खान से मर्जी पे चलने के लिए बैठे हैं असेंबलियों में, जब वो खुद असेंबलियों को गाली दे के बाहर निकल गया जी। ये क्या बात हुई कि जी टाइमिंग सही है या टाइमिंग सही नहीं है? इदारों के अंदर जुडिशरी हो या बार काउंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट बार हो, सबने कुछ आवाज उठाई। सही। उसके बाद रिएक्शन में गवर्नमेंट ने उनकी बात सुन ली और एक कानून बनाया, कौमी असेंबली ने पास किया, और उसके बाद सेनेट में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ वो पास हो गया। सर वो टाइमिंग इसलिए बात आ रही है कि केस की हियरिंग चल रही है ना सर, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की मुलतवी होने के हवाले से। केस की हेयरिंग की अगर बात करें तो पहला मेरा सवाल तो इमरान खान से है जी कि जब पंजाब असेंबली को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस
था तो डिसॉल्व क्यों किया? ठीक। अवाम की बेइज्जती क्यों की? अवाम की बेइज्जती क्यों की? क्योंकि अवाम ने वोट दिए हुए थे कि जी 5 साल के लिए रहें, और उसने खुद जानबूझकर कोशिश की थी कि परवेज इलाही को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल सके। अब कॉन्फिडेंस का वोट मिलने के बाद उसने डिसॉल्व किया क्यों? हाँ, ये सवाल है कि क्यों कर किया। वो चाहते थे शायद इलेक्शन हो जाए, ये तो इब्राहिम साहब जवाब देंगे। इमरान खान की तो समझ में आती है कि उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हो चुका था। जी जी। उसके साथी उसको छोड़ चुके थे, उसके एलाइज उसको छोड़ चुके थे, तो वो तो देख रहा था कि मेरा तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगा। उसने गुस्से में आके असद कैसर से गलत रूलिंग करवाई और असेंबली को तोड़ दिया। जी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी चीज को माना नहीं, वो तो अलग चीज थी। लेकिन यहां तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, हाँ, यहां पंजाब असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था और केपी में कोई ऐसा मसला ही नहीं था। जी। तोड़ा क्यों? अवाम की बेइज्जती क्यों की? ठीक, आपका सवाल है। तो इमरान खान इसका जवाब दे। इब्राहिम साहब से सर ले लेते, उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं। जवाब नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया अभी तक। चाहे हम बोलते भी रहते हैं लेकिन जवाब नहीं देता वो। आपकी इजाजत होते मसला अपनी जगह पे, 90 दिन का मसला वो करके और बस कर देते। मैंने कहा मैं सोच रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, तोड़ी क्यों? सर ये इब्राहिम साहब उनके नुमाइंदे हैं ना, मैंने इनसे पूछ लेते, पंजाब से ही ताल्लुक है। बात सुने बात। जी जी। अगर वो रखा तो वो इनकलाबी ख्यालात जो उनके पास हैं, वो पंजाब के मसले हल कर सकता था, केपी के मसले हल कर सकता था, अवाम की इज्जत रह जाती, इमरान की भी शायद कुछ ना कुछ रह जाती। लेकिन क्यों किया? मैं पूछ रहा हूं कि अवाम का वोट उसने इस तरह से पामाल क्यों किया? हमने तो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया था, हमने असेंबली के रेजोल्यूशन की कोई बात नहीं की थी। ठीक। हमने उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत चेंज करना चाहता। इसने तो अवाम की बेइज्जती कर दी। ये आपकी इजाजत तो मैं, इब्राहिम साहब ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया है सर निसार खोड़ो साहब ने। असेंबली तोड़ी क्यों करती सर, जब आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया था और आपके पास मौका भी था कि आप अपना टेन्योर पूरा करते, और केपी में तो इश्यू नहीं था जो खोड़ो साहब ने उठाया। इब्राहिम साहब प्लीज गो अहेड। जी, सिर्फ 2 सीटों से हमने वो बड़ी मुश्किल से असेंबली बचाई। इनके करोड़ों की इन्वेस्टमेंट के बावजूद हम उसमें कामयाब हुए, और हमने देखा कि इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ इसको चलाना जो है वो मुमकिन नहीं रहा। और जो खोड़ो साहब फरमा रहे हैं कि वाकई बेइज्जती हो गई अगर पंजाब और केपी के लोगों की, तो हम कह रहे हैं कि अब चलते हैं केपी के और पंजाब के लोगों के पास, लेट देम डिसाइड कि वो उनकी बेइज्जती हुई है कि नहीं हुई। आप आए ना इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं आते? एक तरफ आप ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी बेइज्जती हुई है, तो फिर आप आ जाएं, उनको डिसाइड करने दें जिनकी बेइज्जती हुई है। फिर आप उससे भागते क्यों हैं? आप भागें भी ना, थोड़ा तकड़े हो माशाल्लाह, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पब्लिक का कि वो जिसको चाहे अपनी नुमाइंदा हुकूमत चुने, तो उनको ये एक्सरसाइज करने दें खुदा के लिए। और ये फाशिज्म के ये तरीके हथकंडे इस्तेमाल ना करें और इसको डिले मत करें। जी खोड़ा साहब, इब्राहिम साहब आपका नुक्ता है। हाँ, इब्राहिम साहब उन्होंने कहा है कि जी हमने, अगर आप समझते हैं बेइज्जती हुई तो इलेक्शन करवा दें उनका, हमने तो अब लोग डिसाइड कर लेंगे अगर हमने उनकी बेइज्जती की है तो। एक मिनट, अगर वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से हमने पंजाब असेंबली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया 2 वोटों की मेजॉरिटी से या 3 वोटों की मेजॉरिटी से, तो यही सूरत हाल जो इस वक्त की सिटिंग हुकूमत है, जिसको भी 2 वोटों या 3 वोटों की मेजॉरिटी है, वो क्यों नहीं तोड़ रही? बात तो यही है ना। अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि पंजाब में 2 वोटों की मेजॉरिटी काफी नहीं है, तो फिर वही सूरत हाल तो आज पीडीएम की हुकूमत की है। ठीक। अवाम की बात है कि जी 5 साल हों, अवाम को एतमाद बढ़ता है जब 5 साल चल जाती है बात। ये और बात है कि जब हम कहते थे इमरान खान को कि जल्दी इलेक्शन करवाओ, वो कहता था 23 का इंतजार करो। जी।
अब अगर हम कहते हैं 23 का इंतजार करो तो फिर उसको बुरा क्यों लगता है? सही कह रही है वो। नहीं 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 नहीं, सीधी बात है ना बाबा। नहीं, मैं समझ गया आपको नुक्ता जो आप क्या, लेकिन खोड़ा साहब आपकी बसद एहतराम सर, वो आइन में है भी ना, सीएम एडवाइस कर सकता है ना, कबल अज़ वक्त तोड़ी तो जा सकती है ना, आप तो खुद स्पीकर रहे असेंबली में, तो तोड़ी तो जा सकती है, लेकिन क्या उसके रीजंस होते हैं कि नहीं? हाँ, रीजंस वैलिड होने चाहिए। बहुत खराब था, क्या अमन अमान बहुत खराब था, क्या लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही थी, क्या उसके पास मेजॉरिटी नहीं थी कि वो अवाम से वोट लेके फिर ले आता? ठीक है, इस लिहाज से तो इमरान खान की वो जो डिसोल्यूशन है उसके लिए मैं कह सकता हूं कि उसको पता था कि वो जा रहा है, तो उन्होंने तोड़ दी थी अवाम के इसलिए। पास जाने के लिए ठीक है, गलत अंदाज में हमारी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रद्द करवाई, ये गलत अंदाज। ठीक है, ओके, ठीक है सर, ये नुक्ता आ गया। मैं आपकी इजाजत से माइजा साहबा का नुक्ता भी ले लूं। माइजा भी साहब, आपने सारी डिबेट सुन ली, आप उसका जरूर जवाब दीजिएगा जो इब्राहिम साहब ने पहले नुक्ता उठाया था कि चूंकि बकौल उनके कि पीएमएलएन को आदत है कि अपनी फैसले सुप्रीम कोर्ट से मिलते हैं, और उन्होंने हवाले भी दिए माजी के, अब चूंकि नहीं मिल रहे तो इसलिए डाइजेस्ट नहीं आप कर पा रहे, और खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो इस तरह के बनाए गए हैं कि उनको रिलीफ मिल जाता है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसे मुकदमात हैं जिसमें खान साहब दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस नहीं, उनको रिलीफ मिल जाता है, इब्राहिम साहब ने कहा। माइजा साहिबा, देखिए फिलहाल तो जिनको रिलीफ मिल रहा है वो आपके सामने है, रिलीफ आफ्टर रिलीफ आफ्टर रिलीफ मिल रहा है। अच्छा, और ऐसा रिलीफ तो किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला, वेदर यूसुफ रजा गिलानी साहब हों या मियां नवाज शरीफ साहब हों। तो ये कहना कि जी ये रिलीफ इमरान खान साहब को क्यों कॉन्टिन्यूसली मिल रहा है और हर अदालत में मिल रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी बात यह है कि मैंने अभी जो बात की गई कि जी असेंबलियाँ जो है अब इलेक्शन करा दें, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक फाशिस्ट या एक इमरान खान साहब को, चले वो इमरान खान साहब कह देते हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो कहें आज कि मैं असेंबली तोड़ रहा हूँ पंजाब की, आज वो कहें मैंने कोर्ट नहीं जाना तो असेंबली टूट जाए, आज वो कल वो कहें कि हम असेंबली को गालियां दे के असेंबली से बाहर निकल आए, परसों वो कहें मैंने असेंबली में वापस जाना है। ये कोई मजाक है या ये कोई बनाना रिपब्लिक है जहां पे जब ये इमरान खान साहब चाहें उस वक्त वो असेंबली में वापस चले जाएं, जब वो चाहें वो कोर्ट के अंदर हाजिरी दें, जब वो चाहें वो पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकवाएं और औरतों के ऊपर तशद्दुद करवाएं और वो पुलिस पे तशद्दुद कराएं, और ये भी ना कहा जाए कि वो दहशतगर्द हैं, और फिर अगर उन्होंने कोर्ट जाना हो तो वो कहते हैं हमारी मेरी टांग में मसला है, और अगर उन्होंने जलसे में कहीं जाना हो तो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बात यह है कि ये ऐसी चीजें नहीं चलती। इमरान खान साहब को रियलाइज करना चाहिए कि अगर उन्होंने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो उन्हें अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा, और जिन अदालतों में उनके केस बने उधर हाजिर भी होना पड़ेगा, और वो अदालतें उनकी हस्बे मंशा नहीं चल सकती, और पार्लियामेंट उनकी हस्बे मंशा नहीं चल, वो कहते हैं ऑपोजिशन इस लेजिस्लेशन जो हो रही है, माइजा साहब चूंकि आप मेंबर कौन, इलेक्शन भी उस टाइम पे नहीं करा सकती जब इमरान खान साहब, माइजा साहब उनका ये भी नुकता था चूंकि आप जो है आइन के और कानून के मुताबिक होगा, ये इमरान खान साहब की मंशा पे नहीं होगा, और ना ही जो है ऐसी डिसीजंस पे होगा जो इमरान खान साहब को फेवर कर रही हैं फिलहाल। अच्छा इब्राहिम साहब, आपने सुना यो माइजा साहब ने भी कहा और जो निसार खोड़ो साहब भी कह रहे हैं कि जब ये लोग कहते थे कि इलेक्शन करें तो आप कहते 23 का इंतजार करें, तो अब उनका हम कह रहे हैं कि आप अगस्त 2023 का इंतजार करें, जब कौमी असम्बली की मियाद मुकम्मल होगी तो उसके बाद इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएंगे, उसकी डेट भी इलेक्शन कमीशन ने दे दी आज उन्होंने खैबर बहुत अच्छी बात है। हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, हम तो सूबाई असेंबली के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। एक वजीर आला का जैसे आपने कह दिया ऑलरेडी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो असेंबली की रेजोल्यूशन कर सकता है जी, और वो अपनी रीजंस के तहत कर सकता है, उसको कोई अपना जरदारी साहब से या नवाज शरीफ साहब से इजाजत लेने की उसको जरूरत नहीं थी, उन्होंने कर दिया। अब 90 डेज के अंदर हम तो ये इलेक्शन मांग रहे हैं, वो 23 वाला जो है अपना नेशनल असेंबली का तो हमने बात ही नहीं की, तो उस तरफ ये लेके कैसे उसको एक मकसद सिर्फ कहानी घेरने के लिए कि जी उस वक्त हम कहते थे 23, अब ये कह रहे हैं 23, तो ठीक है फाइन 23 देखा जाएगा, आ जाएगा 23 भी कहीं दूर नहीं भागा जा रहा। वैसे 23 में हम बैठे हुए इस वक्त मार्च 2023 ही है। मैं वही कह रहा हूं कि वो जो अक्टूबर में या सितंबर में या जब भी अगस्त में इसने असेंबलीज ने डिसॉल्व होना है तो वो उसके मुताबिक हो जाएंगी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनली असेंबलीज के अब 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होने हैं वो इलेक्शंस तो करवाए ना।
हाँ, ये मैं क्योंकि वो उस तरफ आना नहीं चाह रहे। निसार तो खोड़र साहब, मकसद सर मैं है इसका कि- जवाब ले लेता हूं एंड में। निसार खोड़र साहब, आप स्पीकर भी रहे सर, ये जो कहा जा रहा है कि अब जो सूबाई असम्बलियां जो है कबल अज़ को तहलील कर दिया गया है, तो 90 दिन में इलेक्शन होना जो है आइन की मंशा है। देखे, बात सुने सर हेलो, जी सर, आपको सुन रहे हैं सर, बात कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि इमरान खान की टोटल बदनीयती थी कि उसने पहले बगैर किसी जवाब के पंजाब असेंबली और केपी असेंबली को डिसॉल्व किया। जी कल इलेक्शन हो जाएंगे, कोई ना कोई जमात जीत जाएगी, ठीक, वो जमात आगे की इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगी और इलेक्शन पर फिर इल्जाम लगेगा कि ये रिग हुई। ओ अच्छा, रिगिंग के इल्जाम से बचना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम की आवाज को अहमियत देना चाहते हैं कि जो अवाम आवाज उठाएं, जो फैसला करें, वो उसको इज्जत मिले। ठीक, जब केयर टेकर हुकूमत क्यों बनाई गई यहां? दूसरे ममालिक में केयर टेकर हुकूमत नहीं बनती, जी यहां केयर टेकर इसलिए बनती है कि इम्पार्शल इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट हो, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो। ठीक। ये पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर का मसला बड़ा देरीना है पाकिस्तान में जो चल रहा है, उसमें केयर टेकर क्यों है? न्यूट्रलिटी के लिए, ठीक है, केयर टेकर को खत्म करो और फिर चला दो, फिर इलेक्शन करा दो, फिर देखेंगे उसकी कबूलियत क्या होती है। क्या ठीक कहती है जी, 1973 में भुट्टो साहब केयर टेकर नहीं थे, इलेक्शन हुई थी और उसके ऊपर इल्जाम लगा था, ठीक है। अब उसके बाद चलते चलाते केयर टेकर हुकूमत का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। केयर टेकर इसलिए कि वो खुद इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते वजीर साहबान, और फिर वो इम्पार्शियल इलेक्शन ठीक। होती है। तो ये मंशा है, ठीक है। आप कहते हैं इन्फ्रिंज होंगे, आपका सर नुक्ता आ गया था। दो सूबे में इलेक्टेड हुकूमत होगी और बाकी सूबों में केयर टेकर होगी। हाँ, ये जो अरेंजमेंट है, ये दैट इज अ क्वेश्चन। इमरान खान की बदनीयती जाहिर करता है कि वो इलेक्शन को रिग करना चाहते हैं, पाकिस्तान को डिवाइड करना चाहते हैं। पाकिस्तान को 6 महीने पहले इलेक्शन हो और बाद में 6 महीने के बाद दूसरे इलेक्शन हो, ये पाकिस्तान को डिवाइड करने का तरीका है। ओके सर, वक्त मेरा खत्म हो जा रहा है, लेकिन आपका नुक्ता आ गया। आपका बहुत शुक्रिया निसार इब्राहिम खान साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। मायजा हमीद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, ये जो नुकात उठाए खोड़र साहब ने, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट्स है। अब बार कैफ मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो नया बेंच तश्कील दिया जाएगा, और ये जो मामला है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की मुलतवी होने के हवाले से, वो उधर उठाया जाएगा। क्या फैसला आता है ज़ाहिर बात है तो वक्त ही बताएगा। बार कैफ लेजिस्लेशन हो गई है और इससे कहा जा रहा है कि इससे सुप्रीम कोर्ट की इदारा जाती मजबूती होगी। ये अहम सुलगते हुए सवाल है। इस प्रोग्राम का स्पेल हमारे अख्ताम को पहुँचते हैं इंशाल्लाह। जब हम अगले हफ्ते प्रोग्राम कर रहे होंगे, हम उम्मीद करेंगे कि कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने आएगी और पाकिस्तान में कोई बेहतरी की सूरत हाल बनती दिखाई देगी। इस दुआया कलमात के साथ प्रोग्राम 10 तक को आज क्लोज करेंगे। अपना और दूसरों का बहुत सा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।